सर रिकॉर्डिंग का ठीक है सर। Solid state portrayal अपन last time. अभी solid state में we can say that कि last time हमने packing fraction पढ़ा था for 3D as well as 2D भी मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था what is packing fraction in 2D. तो अभी अपन पढ़ सकते हैं that is उनमें coordination number and voids. तो पहले voids की बात कर लेते हैं. अपन सबको पता होता है voids जो होते हैं वो definite type of voids दो ही होते हैं. एक टेट्राहेड्रल होता है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल होता है. टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids. टेट्राहेड्रल voids जो होते हैं वो twice of z effective होते हैं और ऑक्टाहेड्रल void z effective के बराबर होते हैं. तो अगर हम चेक करेंगे तो we'll say that the definite type of voids packing only of crystal shape. जो भी क्रिस्टल शेप होगा ना उसमें जो क्लोजेस्ट पैकिंग होगा उसी में डेफिनेट टाइप ऑफ वॉइड अपन को दिखेगा. तो we'll say that in SCP, that is simple cubic packing, and BCC, it is equal to 0. In FCC and HCP, there are definite voids. तो जो डेफिनेट voids है ना वो सिर्फ क्लोजेस्ट पैकिंग किसी भी यूनिट सेल का जो क्लोजेस्ट पैकिंग होगा उसी में पॉसिबल होता है. तो फिर ठीक है, विल से दैट बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी में पॉसिबल है, इन दोनों में तो पॉसिबल भी नहीं होगा बिकॉज क्लोजेस्ट पैकिंग में ही voids डेफिनेट टाइप ऑफ voids बनते हैं. टेट्राहेड्रल void जो होगा उसमें इस टाइप का अरेंजमेंट होता है. तीन एटम आपस में टच करने चाहिए और उनके ऊपर जो एक एटम ऐसे रखेगा उससे टेट्राहेड्रल void बनेगा. जो अंदर खाली जगह बनेगी वो टेट्राहेड्रल void बनेगी. तो अगर किसी भी यूनिट सेल में ऐसा कोई अरेंजमेंट बन रहा है जिसमें तीन एटम आपस में टच कर रहे हैं और उन तीन एटम से जो ये void बन रहा है उस पर फोर्थ एटम रखा हुआ है, तो इस टाइप के void को अपन टेट्राहेड्रल void बोलते हैं. सारे एटम आपस में टच करने चाहिए, सो अपन कहेंगे void में जो एज लेंथ होगा वो 2r के बराबर होगा. ऑक्टाहेड्रल void में अपन कहेंगे कि भाई अगर किसी यूनिट सेल में इस टाइप का अरेंजमेंट दिखता है अपन को, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा अपन यूनिट सेल में ढूंढेंगे, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट किसी यूनिट सेल में मिलता है, चार एटम आपस में टच करने चाहिए वो भी स्क्वायर के फॉर्म में एक ही प्लेन में, और उन चारों से जो खाली जगह void बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर प्लेनर void. तो अगर उसमें कोई एटम ऐसे रखा हुआ है ऊपर से जो इन चारों को टच करता है और इस void में रखा हुआ है तो वो स्क्वायर प्लेनर पिरामिड बनाएगा और एक एटम बॉटम साइड से रखा होगा. तो अपने पास ऐसे हो जाएगा, चार एटम ऐसे रखे हो, सबका साइज सेम है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और ये एक स्क्वायर बना रहे हो और इनके ऊपर एक एटम रखा हुआ है ये, और बॉटम साइड से ये एटम रखा हुआ है. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा एटम के बीच में, दैट डिस्टेंस विल बी 2r. मतलब ये आपस में टच करते हैं वो यहां देखा करते हैं, और इसके 8 फेसेस हैं इसलिए पर इसे ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं. सो द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2r.
इसमें, तो A विल बी इक्वल टू 2R अपन ऐसे लिख सकते हैं. सो दैट इज अ डेफिनेट टाइप ऑफ वॉइड्स. और किसका कितना नंबर होगा, HCP में कितने वॉइड्स होंगे, 4 हो जाएंगे, बिकॉज उसका Z इफेक्टिव 4 होता है. तो ऑक्टाडेल वॉइड FCC में 4 होंगे और टेट्राडेल में उसके डबल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. HCP में ऑक्टाडेल वॉइड 6 होंगे और टेट्राडेल वॉइड उसमें 12 हो जाएंगे. तो ये वॉइड्स वाला पार्ट है. एक बार अपन कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेक कर लेते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो होता है, इसको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे लिख लेंगे. एक तो होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेम एटम और दूसरा होता है विथ रिस्पेक्ट टू कैटाइन एंड एनाइन एंड एनाइन. ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेम एटम, मतलब अगर किसी यूनिट सेल में सेम टाइप के एटम है, बस जैसे पहले अपन ने यूनिट सेल पढ़े, तो उस केस में अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम टचिंग एन एटम. किसी एक एटम को कितने एटम टच कर सकते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. कैटाइन और एनाइन के रिस्पेक्ट में होगा तो कैटाइन को कितने एनाइन टच करते हैं, नंबर ऑफ कैटाइन्स टचिंग एन एनाइन is coordination number of Ni. Coordination number of Ni. बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसमें नंबर ऑफ एटम्स टचिंग एन एटम इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम. वो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. नंबर ऑफ कैटाइन्स टचिंग एनाइन, एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर एंड वाइस वर्सा. नंबर ऑफ एनाइन टचिंग द कैटाइन, तो वो कैटाइन का, सो नंबर ऑफ एनाइन टचिंग द कैटाइन, तो कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. तो वाइस वर्सा. ये अपन को पता होता है कोऑर्डिनेशन नंबर में. तो अगर अपन चेक करें, एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे पास मोस्टली, क्योंकि अब तक अपन ने जो भी पढ़ा उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स थे, तो उन्हीं से एग्जांपल ले लेते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स से. अगर एससीपी यूनिट सेल है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक एटम को मैक्सिमम कितने एटम टच कर सकते हैं, मैक्सिमम इन द सॉलिड 6. बिकॉज किसी भी कॉर्नर वाले एटम को अगर आप चेक करोगे तो 6 एटम टच कर रहे होंगे. ऐसे बना लो आप. तो अगर ये एटम है तो इसको मतलब इन द सॉलिड कहा मैंने कि सॉलिड में कितने एटम टच कर सकते हैं वो अपन को कैलकुलेट करना होता है. तो इस एटम को ये वाला एटम टच करेगा एक, तो इसके अपोजिट वाला भी टच करेगा. ये एटम टच करेगा तो इसका अपोजिट वाला भी टच करेगा, और अगर ये एटम टच करेगा तो इसका भी अपोजिट वाला टच करेगा. तो 6 एटम टच करेंगे एक एटम को, सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. अगर अपन बीसीसी की बात करें तो इसमें होगा 8. आप चाहे सेंटर वाले एटम से कैलकुलेट कर लो या कॉर्नर वाले एटम से कैलकुलेट कर लो. बीसीसी में जो सेंटर वाला एटम होगा बीसीसी में, वो सभी कॉर्नर वाले एटम को टच करता है. और इस एटम से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन. वो कैसे, तो अपन कहेंगे ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा, 8 यूनिट सेल के लिए. तभी तो अपन 1/8 लेते हैं कॉर्नर वाले एटम को. तो हर एक यूनिट सेल का सेंटर वाला एटम इसको टच कर रहा होगा. जैसे अपने इस यूनिट सेल का सेंटर वाला एटम इसको टच करेगा, वैसे ही सारे के सारे जिन 8
यूनिट सेल के लिए ये कॉमन है, सभी के सेंटर इसको टच कर रहे होंगे। वैसे भी अगर अपन उन्हें 8 यूनिट सेल को बना दे तो ये बॉडी सेंटर बन जाएगा और बाकी वो सेंटर वाले 8 के 8 एटम क्या बन जाएंगे, कॉर्नर एटम बन जाएंगे। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल में कॉमन होगा और सभी 8 यूनिट सेल के सेंटर वाला एटम उस कॉर्नर वाले को टच करता होगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो अपन चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, इसको बॉडी सेंटर बना देते हैं और सभी 8 यूनिट सेल के सेंटर को आपस में टच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने से क्या होगा, नया क्यूब बन जाएगा जिसमें ये बॉडी सेंटर हो जाएगा और ये सेंटर वाले 8 यूनिट सेल के सेंटर वाले कॉर्नर्स बन जाएंगे। तो बीसीसी में 8 हो जाएगा। अगर हम एफसीसी को लिखें तो विल राइट दैट इट विल बी 12। और अगर हम चेक करें तो उसमें ऐसे बता सकते हैं अपन, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एक फेस पे एटम होता है ऐसे, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक बाहर वाला यूनिट सेल, एक अंदर वाला यूनिट सेल, वो अपन को पता होता है। एक बाहर वाला यूनिट सेल, एक अंदर वाला यूनिट सेल, ये 2 ही पार्ट में डिवाइड हो सकता है बस, ये फेस सेंटर वाला एटम। तो ये फेस सेंटर वाला एटम इन चारों को टच करता है और ये फेस सेंटर एटम जो यहां गिवन है, ये अपने नियरेस्ट फेस को भी टच करता है। जो यहां पर इसको छोड़ के अपोजिट फेस को टच नहीं कर सकता, बाकी सबको टच करता है। तो ये अपोजिट फेस को भी टच कर सकता है। तो ये अपने नियरेस्ट फेस, मतलब एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला फेस, उन सभी फेस सेंटर को टच करता है। तो 4 तो ये हो गए, 4 ये नियरेस्ट फेस हो गए, तो 4 नियरेस्ट फेस इधर भी होंगे, अंदर वाला एटम, ऊपर वाला एटम, बाहर वाला एटम, उनको भी टच करता है, लेकिन सेंटर वाले एटम को टच नहीं करता। सो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे सेंटर वाला एटम मतलब उसी प्लेन में ऐसे टच नहीं कर पाएगा, तो अपन कहेंगे 1 2 3 4 ये हो गए, 4 ये नियरेस्ट फेस, 4 ये नियरेस्ट फेस। तो ठीक है भाई, कितने हो गए, 12 हो गए। और अगर अपन एचसीपी की बात करें तो इसमें भी 12 होंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये भी 12 होंगे। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में तो अपन बता सकते हैं तो भाई, अगर अपन इस सेंटर वाले एटम को ले लें, इसके अराउंड कितने 6 एटम रख सकते हैं। तो पता ही हुआ है अपन। सो ये 6 एटम तो टच करेंगे इस प्लेन में इसको। ऊपर जो वॉइड में 3 एटम रखते हैं वो भी उससे टच करेंगे सेंटर वाले। ये 3 एटम भी उसको जो रखेंगे उस पर, वो भी सेंटर वाले को टच करेंगे और बॉटम से भी 3 एटम टच करेंगे, क्योंकि हेक्सागोनल में रिपीटिशन होता है ना, 7 3 7 3 7 3 ऐसे लेयर्स होते हैं जो हेक्सागन बनाते हैं। तो उसमें भी 12 होगा। अब इसको देख के अपन एक बात बता सकते हैं भाई, जैसे जैसे पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ेगा या वाइस वर्सा। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर एक जैसा है, मतलब दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन भी एक जैसा था, 74%। सर इधर एक हेलो, डाउट म्यूट था करके रखो अपने आप को, अगर कुछ पूछना नहीं है तो म्यूट करके रखना। सर। तो हेलो, बोलो।
सर डाउट ये था कि जैसे हमने अभी एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे थे, तो हमने हम्म सेंट्रल एटम के लिए देखा 7 वाले हम्म लेयर हम्म के। अगर हम हम्म। किसी और एटम के लिए देखते तो भी वो भी 8 को, वो भी 12 को टच करेगा। भाई आपकी मर्जी, आप जिस चाहे उस एटम को चूज कर लो, सबसे वही आएगा। ऐसा क्योंकि नहीं वो होगा वैसे कि किसी और। सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा कि कौन सा? अगर मैं किसी और एटम को ले लूं जैसे एचसीपी में ही। रुक जाओ, मतलब चिंता मत करो, अपने आराम से देखते रहो बस, है ना? ठीक है ना? तो मैं उसको, ये ऐसे थोड़ी होगा, ये तो पूरा लेयर्स होगा, ऐसे पूरा लेयर होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि इधर ही छोड़ देंगे ऊपर। ये तो पूरा लेयर होगा ना जो उसके ऊपर रखा होगा। तो एक एटम, दो एटम, ऐसे लेयर्स होंगे। तो बी वाले पॉइंट में अपन ये तो लिख रहे हैं कि दोनों अगर 12 है, इसका मतलब है दोनों में एटम्स की पैकिंग एक जैसी होती है। उस सॉलिड में से एक बार मैंने क्यूब कट किया तो एफसीसी बोल दिया उसको, और उसको हेक्सागन के फॉर्म में कट किया तो वो हेक्सागन बोल दिया। सर बोलो। सर किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब यूनिट सेल का सेम ही आएगा ना? तो 100%। फिर सर बीसीसी के सेंट्रल एटम से 8 कैसे आएगा, वो एक बार बता सकते हैं क्या? मुझे सेंटर में जो एटम रहता है बीसीसी में, बॉडी सेंटर में, उससे 8 कैसे आएगा वो? इमेजिनेशन तो बड़ा खतरनाक है फिर तो। ये लो। हाँ अब रुक जाओ, बनाना पड़ेगा। उसका भी बॉडी सेंटर पीछे वालेगा, इसका भी बॉडी सेंटर। हम सबको पता है कि इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, फेस सेंटर तक, इसके सेंटर से इसके फेस सेंटर, इसके सेंटर से इसके फेस सेंटर, ये सबके सब एज लेंथ के बराबर होंगे। किसी भी दो यूनिट के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस एज लेंथ के बराबर होगा ना? हाँ सर। ये भी इसके सेंटर से पीछे वाले का सेंटर भी अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो भी एज लेंथ के बराबर होगा। हाँ ये जो वाला कॉर्नर वाला एटम था, ये सभी के सेंटर को टच कर रहा होगा। हाँ जैसे इसमें कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं कर सकते, ऐसे ही इसमें दो बॉडी सेंटर एटम आपस में टच नहीं कर सकते। हाँ ठीक है ना? तो अगर दो बॉडी सेंटर आपस में टच नहीं कर सकते तो अपन बता सकते हैं कि भाई इसका भी दो बॉडी सेंटर आपस में टच नहीं कर सकते, लेकिन सभी चारों का सेंटर एटम इसको टच करेगा। हाँ तो ऐसे ही चार ये हो गए नीचे वाले एटम, और ये चार यूनिट सेल दिख रहे हैं अपन को, ऊपर भी चार रखते हैं। हाँ तो इसके सेंटर से ऊपर वाला जो यूनिट सेल होगा उसके सेंटर तक का भी डिस्टेंस ए के बराबर होगा। एज लेंथ के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल वही बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो एज लेंथ के बराबर होगा तो उसका सेंटर वाला भी तो इसको टच करेगा। हाँ सर। हो गया, राइट ना? अब एक मिनट रुकना, तो मैं देख लेता हूं, अगर मेरे पास वैसे होगा तो मैं बताता हूं कैसे करना है।
एक मिनट रुकना। मुझे ना शेयर कर सकते हैं ना स्क्रीन पे, इसमें कुछ आता होगा ना ऐसे जिसमें मैं शेयर कर सकता हूँ। बेसिक्स सेट वाला पार्ट। हाँ सर। हाँ सर। रुक हाँ सर। अब जो अपन को स्लाइड चाहिए वो देख लेते हैं। ये तो यूनिट सेल थे जो अपन ने मतलब पहले ही पढ़ लिया, वो अपन ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा के। ये तो प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव तो देखा। अब है ना इसमें जो येलो वाला दिख रहा ना, येलो वाला एटम जैसे शेडेड है ना, उस एटम को इस वाले है यूनिट सेल में ना, जैसे ये वाला यूनिट सेल है। अब ये येलो वाला अगर इन 8 यूनिट सेल के सेंटर में एक एटम रख दिया जाए तो वो इन सबको टच करेगा, लेकिन ये कॉर्नर वाले आपस में, वो सेंटर वाले मतलब जो इन छोटे यूनिट सेल के सेंटर वाले होंगे वो आपस में टच नहीं कर पाएंगे। उसको अपन बॉडी सेंटर जैसे बोल रहे थे, जैसे अपन इसमें दिखा सकते हैं। समझ में आया? अब इन ये सबके वाला हाँ बॉडी सर, सेंटर्ड है, ये बॉडी सेंटर्ड है ना? नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं बॉडी सेंटर्ड है, तुमको इससे मतलब है कि मतलब यूनिट सेल में क्या दिख रहा है भाई। मुझे वही तो दिखाना था कि कैसे मतलब टच करेगा। ये कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल को टच कर रहा है, तो ये जो पिंक वाला एटम बना रखे हैं, जो पिंक वाला यूनिट सेल बना दिया ना अपन ने, ये आप अज्यूम कर लो इनके कॉर्नर्स पे एक एक मतलब एटम अगर रख दिया जाए तो अपन बॉडी सेंटर जैसे अज्यूम कर सकते हैं ना। ये तो प्रिमिटिव लिखा हुआ है नीचे। हाँ प्रिमिटिव का हाँ मतलब है कि इसमें तो एटम आपस में टच कर रहे होंगे। हाँ सर। प्रिमिटिव में एक एटम होता है जेड इफेक्टिव, वो अपन ने पढ़ा। ये उसका पैकिंग फ्रैक्शन था 0.52। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ये बॉडी सेंटर है जिसमें कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं करते, लेकिन बॉडी सेंटर वाला एटम सभी 8 को टच करेगा। बॉडी डायगोनल विल बी, अगर सबको टच करेगा तो हम डायगोनल से कैलकुलेट कर सकते हैं एज लेंथ। ये बॉडी सेंटर था। ये बॉडी सेंटर में जो ब्लू वाले एटम्स हैं वो आप कॉर्नर वाले एटम अज्यूम कर लो एक फेस, और जो येलो वाला एटम है वो बॉडी सेंटर एटम अज्यूम कर लो दूसरे लेयर में होगा, तो वो ऐसे बन जाएगा। ये ब्लू वाला एटम बॉडी सेंटर हो गया और येलो वाले एटम कॉर्नर्स एटम हो गए। ये वो बात कर रहे थे जो अपन कि सेंटर वाले एटम को अगर सभी कॉर्नर वाले एटम को आपस में टच कर दिया जाए तो सेंटर वाले एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अच्छा सर, मतलब फिर वो वैसे एक्ट करेगा, मतलब एक क्यूब जैसा बन जाएगा बीसीसी यूनिट अपने में। बिल्कुल, मैं भी तो वही कर रहा था कि आप हाँ बॉडी सेंटर वाले को भी अज्यूम कर सकते हो, अगर इन कॉर्नर को अज्यूम कर रहे हो तो वो बॉडी हाँ, सेंटर हो जाए, है ना। समझ गया और सर। कॉर्नर वाले में जो 8 होंगे अपन उससे भी अज्यूम कर सकते हैं, तो वही बता रहा था मैं आपको। वो उसका पैकिंग फ्रैक्शन बॉडी सेंटर वाले का अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये बॉडी सेंटर वाला एटम। अब ये एफसीसी है। फेस सेंटर में अपन कॉर्नर वाले एटम बनाएंगे, कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन ये जो दिख रहा है ये एक फेस है। ये जो सेंटर वाला एटम ये दिख रहा है जो अपन को, ये फेस पे रखा हुआ है। और इन पांचों एटम जो सामने अपन को ये 5 एटम दिख रहे हैं ना, ये पांचों एटम का सेंटर जो है वो एक ही प्लेन में लाई करता है। वो देखो उन्होंने डैश डैश करके बनाया हुआ भी है। कुछ तो गड़बड़ हुआ पावर पॉइंट में। सर ये आप भेज सकते हैं क्या ग्रुप पे?
कहाँ गया शेयर वाला? तो अब ये जो था, तो अपन काफी आगे आ गए। यहाँ बात कर रहे थे अपन, ये ऐसे देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये ब्लू वाले फेस सेंटर्स हैं, रेड वाले कॉर्नर वाले एटम्स। तो फेस सेंटर एटम को भी जैसे अपन ने बॉडी सेंटर से कहा ना, आपने, मैंने कहा किसी भी सेंटर से आप चेक कर लो, कहीं से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो सारे के सारे फेस सेंटर एटम है। मतलब अब बड़े यूनिट सेल से इन्होंने क्या किया कि अब जो फेस सेंटर एटम बना रहे हैं ना, वो इधर फेस सेंटर वाले को, मतलब जो ये वाला फेस सेंटर बनेगा ना, यहाँ पर जो भी फेस सेंटर एटम होगा उससे यूनिट सेल बनाया। मतलब ऐसे अब फेस सेंटर्स को ज्वाइन करके यूनिट सेल बनाया। तो इनको कॉर्नर वाले एटम ले लिया और सेंटर वाले एटम को उन्होंने फेस सेंटर ले लिया, वो बनाया। देखो 8 छोटे यूनिट सेल दिख रहे हैं अपन को, 4 जो डार्क वाले बाहर की तरफ है और डैश वाले पीछे की तरफ है। सर इसमें तो 2 ही फेस सेंटर एटम है। एक ऊपर और एक नीचे, बाकी रखेंगे ना। हाँ मतलब ये तो दिखाया उन्होंने कि ऐसे बनाएंगे अपन, ठीक है ना। फेस हाँ सेंटर हाँ एटम ऐसे सर। बना सकते हैं। अब इसमें वो फेस सेंटर एटम सारे बताए हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जैसे अपन मान लेते हैं कि इसके इसी फेस में 4 एटम देखते हैं अपन, है? तो देखो ये जो ब्लू वाला दिखाया ना, ये ब्लू वाला, ये हाँ एक सर। फेस दिखाया, ग्रीन वाला एक फेस दिखाया और रेड वाला एक फेस दिखाया। तो अब क्या होगा कि जैसे ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले के एग्जैक्टली सेंटर में 4 एटम बताए होंगे। सिर्फ ब्लू वाले पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ। चारों एटम है ना ये वाले जो मैं बता रहा हूं। हाँ सर। और अब ब्लू वाले भूल जाओ, ग्रीन वाले देख लो। तो ग्रीन वाले के सेंटर से देख लो आप। हाँ सर मैं दिखा। ठीक है। अब ब्लू और रेड ग्रीन भूल जाओ, रेड वाले को देख लो, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में रखे होंगे 4 एटम। हाँ सर। हो गए ना। तो ये 12 हो गए। मतलब इसने अपन को कहां से कैलकुलेट करके बताया, कॉर्नर वाले एटम से, जबकि अपन ने कहां से कैलकुलेट किए थे, फेस सेंटर वाले से कैलकुलेट किए थे। अब उससे कैलकुलेट करके दिखाया कि देखो सबको ज्वाइन करके दिखाया उसने, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एटम इसको टच कर रहे होंगे। और डिस्टेंस बताया अपन को कि अगर किसी भी फेस सेंटर से दूसरे फेस सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो a/√2 होगा। ऑब्वियसली हाँ बात सर। है, थोड़ा सा मैथ्स ही लगाना है अपन को। और क्योंकि किसी भी फेस सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस तो a/2 होगा। a इज द एज लेंथ, ये भी a/2, ये भी a/2, ये जो कॉर्नर है ये बॉडी सेंटर है। तो ऑब्वियसली बात है किसी भी दो फेस सेंटर का बीच का डिस्टेंस a/√2 होगा। ये एंड सेंटर ऐसे दिखता है किसी भी दो अपोजिट फेस में अपन एटम को रखते हैं। राइट, तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं। चलो वापस करते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं अपन। एचसीपी और एफसीसी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर एक जैसा है, एज सेम कोऑर्डिनेशन नंबर।
इसका मतलब ये हुआ, thus they have same type of arrangement of atom of arrangement of layers of atom of layers of atom. अभी क्या होता है कि दोनों में एक सॉलिड, बड़ा सा सॉलिड ले लिया अपन ने, बड़े से सॉलिड में उसकी डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम रहेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। अगर तो बड़े से सॉलिड में, अब उस सॉलिड को अगर आप कट करोगे क्यूब के फॉर्म में तो उसको अपन एफसीसी बोल देंगे। अगर उसको हेक्सागन के फॉर्म में कट करोगे तो उसको अपन मतलब एक हेक्सागोनल पीस निकाल देते हैं उससे, जैसे हेक्सागन होता है, तो उसको अपन एचसीपी बोल देंगे, हेक्सागोनल पैकिंग बोल देंगे। तो दोनों में सॉलिड एक ही था, वो शेप को अलग अलग कट किया इसलिए ऐसे दिख रहा है। सर हाँ बोलो। तो वो हेक्सागोनल पीस कैसे निकालते हो, आप विजुअली दिखा सकते हैं क्या? कैसे अपन बताएंगे भाई, हमारे पास तो सॉलिड है एक, पैसे ये बड़ा सा सॉलिड है। अब जैसे केक को कट करते हैं तो जनरली अपन केक को कैसे कट करते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में कट कर देते हैं, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया। तो अगर इसको एक क्यूबिकल फॉर्म में निकालो, कहीं से भी किसी भी एक पीस को ऐसे निकाल दिया अपन ने, तो वो एफसीसी हो जाएगा। एक छोटा सा पीस निकाल देते हैं क्यूब का, एफसीसी हो गया। और अगर उसी सॉलिड में से अपन हेक्सागन निकाल देते हैं, ऐसे कट करके बाहर निकाल देते हैं उस पीस को, तो अपन उसे हेक्सागोनल बोल देंगे। जैसे आप क्यूबिक पीस निकाल रहे हो वैसे हेक्सागोनल पीस निकाल दो उससे। ठीक है सर। अब देखो इसमें आप बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा सकते विजुअलाइजेशन में, क्योंकि मतलब ऐसे ही होगा और ऐसे होगा। हमें तो ये पता है कि भाई अगर मतलब मुझसे कहा गया कि दोनों की पैकिंग एक जैसी है, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके किसी भी बोलने से। अब ठीक है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाइड तो आप एक बार दिखा देना कहाँ क्या होता है, ताकि मैं एटम से चेक कर लूं। लेकिन अरेंजमेंट में जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अच्छा ठीक है, तो कोई अगर अपन से पूछेगा कि अच्छा दोनों की पैकिंग एक जैसी होती है, दोनों की डेंसिटी भी एक जैसी आएगी, दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन एक जैसा था इसलिए, लेकिन सिर्फ वो शेप का डिफरेंस होता है कि उसी सॉलिड में से अगर क्यूबिकल शेप निकालो तो उसको क्यूब बोल देंगे, और अगर उसको हेक्सागोनल शेप निकालो उससे तो उसको एचसीपी बोल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्लोजेस्ट पैकिंग अगर लिखता हूं मैं, जो अपन ने पढ़ा था, तो क्लोजेस्ट पैकिंग का मतलब सीपी होगा। लेकिन अगर आप इसे सीसीपी लिखोगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाएगा, एफसीसी हो जाएगा। दैट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग ना। अगर सीसीपी लिखोगे मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है क्लोजेस्ट पैकिंग। भाई जो अपन ने अब तक पढ़ा, क्यूब में क्लोजेस्ट पैकिंग क्या होता है, 74% से ज्यादा तो पैकिंग नहीं कर सकते आप क्यूब में, क्योंकि एफसीसी में ही सबसे ज्यादा पैकिंग होती है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलोगे तो एफसीसी बोल दूंगा, लेकिन क्लोजेस्ट पैकिंग बोलोगे तो मैं एफसीसी नहीं बोल सकता, क्योंकि फिर वो तो सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी हो सकता है और एचसीपी भी हो सकता है, दोनों की पैकिंग एक जैसी है। तो अगर क्वेश्चन में सीपी लिखा होगा मतलब मैं उसको क्यूबिक अज्यूम नहीं कर सकता, वो क्लोजेस्ट पैकिंग लिखा है। लेकिन अगर सीसीपी लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक में सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग एफसीसी। तो ठीक है, अपन ये बात देख लेंगे भाई क्लोजेस्ट पैकिंग किसमें होता है। तो अगर एससीपी लिखा हुआ है, बीसीसी लिखा हुआ है, एफसीसी लिखा हुआ है, एचसीपी लिखा हुआ है, सीपी लिखा हुआ है, सीसीपी लिखा हुआ है, तो इन सब के क्या मतलब है वो समझ में आ जाएगा। अब अपन वॉइड की बात कर रहे हैं। अब अपन वॉइड की बात कर लेते हैं।
अब नंबर्स के फॉर्म में तो अपन को पता है कि भाई वॉइड्स में नंबर के फॉर्म में कहाँ कौन सा वॉइड, कितना वॉइड किस में होगा, वो तो अपन को पता है नंबर्स के फॉर्म में कि एफसीसी में कितना होगा, एचसीपी में कितना होगा, वो नंबर के फॉर्म में अपन को पता है वॉइड। तो अगर अपन लिखेंगे इन एफसीसी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे तो एक बार ऐसे बता सकते हैं कि भाई देखो हमारे पास एक यूनिट सेल है, अच्छा तो अपन को एक बात पता है कि भाई जैसे अपन ने अभी देखा भी कि भाई इधर ना सेंटर में एक एटम होगा और ये जो एटम्स होंगे, ये वाला एटम एक फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर, ये चारों टच करेंगे आपस में। पहले तो अपन एफसीसी में ये देख लें कि एफसीसी में जो अपन यूनिट बनाते हैं, एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल उसमें अपन को अच्छे से पता है एज लेंथ ये अपन को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, √3a = 4r से कैलकुलेट कर लूंगा। डिस्टेंस बिटवीन टू फेस सेंटर्स a/√2 होता है, ये तो अभी देखा था अपन ने। और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड we can say that distance between the corner and center of unit cell वो √3a/2 हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3 अगर बॉडी लेंथ है तो किसी भी कॉर्नर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस पता है। अब अपन को ये पता था कि ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, अगर ये फेस सेंटर है इसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो अपन क्या करेंगे, एक ऐसे बना देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है अपन को, अपन तो ऐसे बताएंगे, सेंटर में एटम रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अपन ये बताएंगे कि भाई देखो जो भी फेस सेंटर्स एटम्स होते हैं, 4 फेस सेंटर एटम, मतलब ये वाला साइड वाला, ये वाला साइड वाला। अब मैं बाहर और अंदर वाला बना देता हूं, ये अंदर वाला हो जाएगा एटम और ये बाहर वाला एटम, ये सब आपस में टच करते हैं, ये सब आपस में टच करते हैं, क्योंकि इन सब का डिस्टेंस आपस में कितना है बिटवीन टू फेस सेंटर, a/2, a/√2, ये भी a/√2 होगा, ये भी a/√2 होगा, ये भी a/√2 होगा, वो अपन को पता है। और इन चारों से अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। इधर वाला एटम जो है वो इन चारों को टच करता है, इधर वाला एटम भी इन चारों को टच करता है, क्योंकि दो फेस सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो a/√2 है। क्या बना अपन को, एक ऑक्टाहेड्रल बन गया। इन चारों को ये आपस में ज्वाइन होते हैं, ये सब के सब, ये ऊपर से चारों को टच करता है और ये बॉटम साइड से चारों को टच करता है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। एक ऑक्टाहेड्रल वाइड सेंटर में होता है। वन इन द सेंटर है। बाकी ऑक्टाहेड्रल वाइड देखते हैं। एक एफसीसी में अपन को एक फेस ऐसे दिखता है, एक एफसीसी में अपन को एक फेस ऐसे दिखता है। एक फेस अपन को ऐसे दिखेगा। तो इस पॉइंट से लेके अगर ये चेक करें तो अपन को ठीक है, एक फेस सेंटर यूनिट सेल मिल गया, अपन को दिख रहा है ऐसे।
तो अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो खाली पार्ट पड़ा हुआ है, ये कैसा है, मतलब ये कौन सा शेप बनाता है। तो अपन कहेंगे एक काम करते हैं, इसमें ना एक और यूनिट सेल अज्यूम कर लेते हैं। तो ऊपर वाला फेस ऐसे अज्यूम कर लिया, ये तो अभी 2 यूनिट सेल का एक ही फेस में 2 यूनिट सेल अज्यूम किया अपन ने। ऐसे भाई ये एक यूनिट सेल का फेस है, ये दूसरा यूनिट सेल का फेस है, मतलब ये वाला यूनिट सेल अगर बाहर की तरफ बना ले अपन, तो ये वाला भी बाहर की तरफ बनेगा। तो 2 यूनिट सेल मिला के बता रहे हो आप, ये जो बनाया आपने, बिल्कुल, मतलब उसका एक ही फेस बनाया, 2 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल उसके ऊपर एक यूनिट सेल और रखा हुआ है। अगर मैं इन चारों को जोड़ देता तो मुझे एक स्क्वायर मिल जाएगा, मुझे एक स्क्वायर मिल जाएगा। अब मुझे एक बात पता है कि इसका, अब अपन अपने यूनिट सेल की बात करते हैं। ऐसे हमारा यूनिट सेल जो होगा वो ऐसे रखा होगा, ऐसे होगा, बना लेते हैं अपन एक यूनिट सेल। तो अपन को एक बात पता है कि जो इधर इसका, ये हमारा यूनिट सेल जो है वो ये वाला हो जाएगा, जिसे अपन हमारा यूनिट सेल बोल रहे हैं। अब हमारे यूनिट सेल में जो यहाँ पर ऐसे इसका रूफ होगा, ये उसका फ्लोर हो गया हमारे यूनिट सेल का, और ये रूफ हो गया, ये फ्लोर हो गया। इससे जो बाहर की तरफ बनेगा वो फ्लोर है, इधर जो बनेगा वो रूफ है। हमारे यूनिट सेल में जो रूफ पे एटम रखा होगा, रूफ का फेस सेंटर है, रूफ का फेस सेंटर है। और हमको एक बात पता है कि भाई किसी भी एफसीसी यूनिट में सेल में कोई भी फेस सेंटर एटम हो, वो सभी अपने कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। जैसे इसमें भी टच कर रहा है, ये फेस सेंटर ले लोगे तो ये सभी कॉर्नर वाला को टच करता है, मतलब कोई भी फेस सेंटर एटम अपने कॉर्नर वाला को टच करता है। मतलब हमारे जो रूफ में फेस सेंटर एटम होगा वो इनको तो टच करेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो उसके प्लेन में उसके कॉर्नर एटम है, वो उसको टच करेगा, क्योंकि हमारा जो रूफ वाला एटम होगा, रूफ का फेस सेंटर एटम होगा, रूफ का फेस सेंटर एटम इन दोनों को टच करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, वो तो उसका फेस सेंटर एटम। तो अब जो आप एटम की बात कर रहे हो, ये रूफ वाला एटम, अगर वो इन दोनों को टच करेगा क्योंकि वो उस फेस के कॉर्नर वाले एटम है, तो वो फेस सेंटर एटम इसको भी टच करेगा, क्योंकि 2 फेस सेंटर एटम आपस में टच करते हैं, ये तो आपने अभी बताया। कोई भी 2 फेस सेंटर एटम, नियरेस्ट फेस सेंटर एटम आपस में टच करेंगे। तो इसका मतलब एफसीसी में मैं ये भी लिख लेता हूं फिर, द फेस सेंटर एटम, or we can write that any face center atom will touch its nearest face center atom, but not opposite face center. Face center atom. हाँ, तो वो तो अपन को पता है कि भाई ये चारों जैसे आपस में टच कर रहे थे, प्यार बनाया अपन ने, तो ये वाले एटम का ये चारों नियरेस्ट फेस थे, इसलिए वो आपस में टच कर रहे थे। मतलब ये वाला एटम इन चारों को इसलिए टच कर रहा था क्योंकि वो उनका नियरेस्ट फेस था, फेस सेंटर था। इसका नियरेस्ट फेस सेंटर ये चारों होंगे, इसका अपोजिट फेस ये होगा, तो उसको टच नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ये वाला फेस सेंटर एटम इन चारों को तो टच कर सकता है, लेकिन ये फेस सेंटर एटम इसको टच नहीं कर सकता। मतलब कोई भी फेस सेंटर एटम अपने नियरेस्ट फेस को तो टच कर सकता है, लेकिन अपोजिट फेस को टच नहीं कर पाएगा, होना भी नहीं चाहिए। तो अपन बताएंगे, देखो भाई इधर ना, वी गेट दैट कि भाई इधर ये वाला जो कॉर्नर वाला एटम है, ये तो स्क्वायर मिल गया अपन को एक। अब ये रूफ वाला एटम जो है ना, रूफ वाला एटम, वो रूफ वाले एटम के लिए ये तो नियरेस्ट फेस होगा, क्योंकि इसका अपोजिट फेस इसके फ्लोर वाले फेस सेंटर होगा। तो ये रूफ वाला एटम इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा।
तो इसका मतलब वो रूफ वाला एटम ऐसे दिख रहा होगा, चारों को टच कर रहा है। तो क्या बन गया अपने पास, स्क्वायर प्लेनर पिरामिड बन गया। अब इधर वाला मतलब इधर ऊपर और नीचे ये दो रखे, क्योंकि दोनों को अज्यूम किया था अपन ने, तो भाई दो आधा ऊपर होगा रूफ वाला, आधा नीचे होगा। तो जैसे इसको टच करेगा वैसे ये वाला भी उस रूफ वाले को टच करेगा, ये वाले भी रूफ वाले को टच करेगा। क्या बन गया आपके पास, स्क्वायर प्लेनर एक पिरामिड बन गया। पिरामिड बन गया। जैसे इधर सामने की तरफ बने वैसे पीछे की तरफ भी बनेगा। जैसे सामने की तरफ बना वैसे पीछे की तरफ भी बनेगा। अगर पीछे की तरफ भी बनेगा तो ठीक है, फिर उसके इसमें अपन, आप ये बोल रहे हो मुझसे कि मेरे पास सपोज करता है एक ऐसे आपने बना दिया, तो 3D में बनाना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होता है, लेकिन अपन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। 3D में बना के देखते हैं। तो अपन ने क्या किया, एक एटम, दो एटम और तीन एटम और चार एटम, ये चार एटम जो दिख रहे हैं इनसे स्क्वायर बना दिया। ये चारों इस वाले को टच करेंगे, क्योंकि इस फेस का ये फेस सेंटर एटम है, और कोई भी फेस सेंटर एटम अपने फेस के कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, और इस फेस का ये फेस सेंटर एटम वो भी अपने चारों एटम को टच करेगा। तो अगर ये चारों आपस में टच करते हैं, ये चारों, और ये चारों इसको भी टच करेंगे, और ये चारों इस तरफ से इसको भी टच करेंगे, तो बीच में जो वॉइड बनेगा ना वो ऑक्टेट्रिक वॉइड होगा यहां पर। तो इस ऑक्टेट्रिक वॉइड को बनाने के लिए, क्योंकि अब ये ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको भी टच करेगा, अब वो ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, बट वो दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए मैंने कलर्ड मार्कर तो नहीं ले रखा है, इसलिए मैंने लिखूंगा इसमें। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन बता सकते हैं कि भाई ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा। तो ये तो आपने 4 यूनिट सेल लिए, 1 2 3 4 यूनिट सेल लेके आपने एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया। तो यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा वो 4 यूनिट सेल में कॉमन होगा, क्योंकि ये वाला एज 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन है, ये वाला एज 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन है। तो सभी एज पे ऐसे मतलब सिस्टम बन रहा होगा, ऐसे वॉइड बन रहा है। तो अपन कहेंगे 1/4 हो गया हमारे यूनिट सेल में, वो क्यों, क्योंकि ये वाला एज 4 यूनिट सेल में शेयर्ड है, और हमारे यूनिट सेल में वो 1/4 ही होगा बस। तो 1/4 ऑन ईच एज लिख लें अपन। तो देयर आर 12 एजेस ऑन एज सेंटर, लिख लेता हूं मैं। तो अपन को टोटल 4 ऑक्टेट्रल वॉइड्स मिल जाएंगे, टोटल 4 ऑक्टेट्रल वॉइड मिल जाएंगे। सो एक तो ऑक्टेट्रल वॉइड सेंटर में होता है, और 1/4 ऑक्टेट्रल वॉइड ऑन ईच एज सेंटर होगा। तो 12 एजेस होते हैं, तो 1/4 into 12 करके अपन को 3 मिलेगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। सो दैट इज ऑक्टेट्रल वॉइड। कहां प्रेजेंट होता है। अब अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करेंगे तो विल रीड दैट कि भाई अब एक यूनिट सेल फिर बना लेते हैं। ये यूनिट सेल है सपोज, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ना 1 टेट्राहेड्रल वॉइड नियर ईच कॉर्नर, वॉइड नियर ईच कॉर्नर बोल सकते हैं। 1 टेट्राहेड्रल वॉइड नियर ईच कॉर्नर। तो ठीक है, देख लेते हैं कैसे बनाना है अपन को। तो अपन को एक बात पता है कि
सभी फेस सेंटर वाले एटम अपने नियरेस्ट फेस सेंटर को टच करता है। अभी देखो जैसे एक एटम इधर रखा हुआ है, ये वाला एटम है, एक एटम ये अज्यूम कर लेते हैं, एक एटम पीछे वाले फेस सेंटर को, ये इधर साइड वाला फेस सेंटर है, इधर ये वाला फेस सेंटर है और एक पीछे वाला फेस सेंटर है, 4 फेस सेंटर अज्यूम कर लिया। नाउ वी नो दैट ये पीछे वाला फेस सेंटर है, ये टॉप वाला फेस सेंटर है, ये साइड वाला फेस सेंटर है। हमको ये पता है कि ये आपस में टच करते हैं, ये आपस में टच करते हैं, और सभी के बीच में डिस्टेंस कितना है, a/√2। ये फेस सेंटर एटम है और सभी के बीच में डिस्टेंस कितना, a/√2। मतलब मैंने जो तुम्हें बता रखे हैं वो ये वाले एटम बता रखे हैं, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, ये पीछे फेस सेंटर एटम, ये भी फेस सेंटर एटम, ये भी फेस सेंटर एटम। ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी सेंटर लिखा हो, इसलिए मैंने बैक फेस सेंटर लिखा हो उसको। और सभी के बीच में डिस्टेंस a/√2 लिखा। between any two face center atom there will be the right ना, कितना डिस्टेंस होगा वो अपन को पता है। So what we can write is कि भाई अगर मैं इन तीनों को इससे जोड़ देता हूं, क्योंकि ये तीनों आपस में टच करते हैं और ये तीनों इसको भी टच करते हैं। वो क्यों? क्योंकि कोई भी फेस सेंटर एटम अपने कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, तभी तो अपन फेस डायगोनल कैलकुलेट करते हैं, उसी से तो कैलकुलेट किया a/√2। भाई इस फेस का फेस सेंटर एटम अपने कॉर्नर वालों को टच करेगा, इस फेस का फेस सेंटर एटम अपने कॉर्नर वालों को टच करेगा, पीछे वाले फेस सेंटर अपना फेस सेंटर एटम सभी कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, उसको टच करेगा। तो कैसे सिस्टम मिला अपन को कि मतलब एक ये और ये आपस में एक ट्रायंगल जैसे बना लेंगे, उन सबके बीच का डिस्टेंस कितना, a/√2 है, और उन सबको ये टच करता है, क्या बना, एक टेट्राहेड्रन बन गया। तो ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, वैसे आप अज्यूम कर सकते हो, अजम्पशन अगर आप ले लो तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये फेस सेंटर एटम अपन ऐसे बता सकते हैं। तो इन सबके बीच में डिस्टेंस एक जैसा है, इधर भी a/, हो जाएगा, और अपन ऐसे बोल भी सकते हैं भाई मैं इससे लेके इस तक का डिस्टेंस पता होता है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा वो अपन इजीली बता देंगे, उसी से तो आपने ये बताया। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है √2 है, तो इसका आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/√2, दैट इज √2 a/2, a/√2। तो जैसा अपन ने इस कॉर्नर पे बनाया वैसा सिस्टम अपन सभी कॉर्नर पे बता सकते हैं। जैसे इस वाले का ले लें अपन, तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें नियरेस्ट फेस ले लो आप, कौन कौन से होंगे, तो ये इधर वाला ले लो, बाहर वाला, एक इधर वाला ले लो, एक बाहर वाला ले लो, सभी कॉर्नर के पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो 1 tetrahedral void near each corner, so there are 8 tetrahedral void, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब ना होगा क्या, जैसे मान लो अपन को इस टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने और टेट्राहेड्रल वॉइड भी बने, तो अपन को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड को बना के देखना है। इसमें अगर मान लो अपन देखें तो एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देख लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, एक सेंटर में होता है और सभी एज सेंटर पे अपन को एज सेंटर पे
1/4 ऑक्टेटल वॉइड होगा। तो टोटल ऑक्टेटल वॉइड हो गए 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 8 नियर ईच कॉर्नर। तो अगर अपन एक ऐसे बना के देखें, भाई हमारे पास एक बड़ा सा यूनिट सेल है, तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि उस यूनिट सेल में ये एफसीसी यूनिट सेल है, तो अपन लिख के बता सकते हैं कि देखो भाई यहाँ पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होंगे। एक तो बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ होगा, सभी एक सेंटर में। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये 1/4 होगा और ये कंप्लीट होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड नियर ईच कॉर्नर होंगे, मतलब इस कॉर्नर का अपन टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ बना लें, इसके लिए यहाँ बना देते हैं, इसके लिए यहाँ बना देते हैं, इस कॉर्नर का यहाँ बना देते हैं, ये यहाँ होगा, तो इसके टेट्राहेड्रल वॉइड अपन ऐसे बना सकते हैं। दिस इज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब एग्जैक्टली अगर अपन चेक करें, जैसे मेरे पास एक बड़ा यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल ले लेते हैं, और इस यूनिट सेल में सपोज अपन ऐसे करते हैं कि ये अपने पास एक बड़ा यूनिट सेल है, इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं वो अपन को पता है, कॉर्नर्स पे होंगे और फेस सेंटर पे। ये फेस सेंटर वाला एटम, ये फ्रंट साइड और ये साइड वाला, ये 1 2 3 4 कर लिया और 5 और 6 कर लिया, ये एटम अच्छे फेस सेंटर वाला। अब इन फेस सेंटर एटम में अपन क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं इसको इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको अगर इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो अपन को देखो वॉइड का भी पोजीशन पता है और एटम का भी पोजीशन पता है। तो अगर इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आई गेट 8 स्मॉल क्यूब्स। तो स्मॉल क्यूब का एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं कैसे दिखता है। तो स्मॉल क्यूब का एक छोटा सा पोर्शन देखते हैं अपन को कैसे दिखता है। राइट, ऐसे दिख रहा होगा एक छोटा क्यूब। तो मैं ये वाले पीस को बाहर निकाल देता हूं, तो एक स्मॉल क्यूब ऊपर में बना दिया है। एक ये स्मॉल क्यूब बना दिया। तो इधर अपन कहेंगे ठीक है भाई, यू कैन सी दैट, आप बड़े वाले क्यूब को देख सकते हो, है ना। अब बड़े वाले क्यूब को अगर अपन देखेंगे तो अपन कहेंगे भाई इस क्यूब में कहाँ कहाँ एटम होगा, तो अपन एक बार देख लेते हैं। कॉर्नर में एटम दिख रहा है मुझे, इधर एटम दिख रहा है मुझे, इधर एटम दिख रहा है मुझे, और इधर एटम दिख रहा है मुझे। ये एटम दिख रहा है, ये आपका 1 एटम था, ये आपका 6 एटम था, और ये आपका 4 वाला एटम। ये जो कॉर्नर होगा ना, इसका अगर इसमें से निकाला ना आपने,
तो ये वाला कॉर्नर जो होगा इट इज सेंटर ऑफ ऑक्टेड्रल वाइड, जो सेंटर में था ना ऑक्टेड्रल वाइड उसका सेंटर है। ये एज सेंटर का ऑक्टेड्रल वाइड, यहाँ पर एक ऑक्टेड्रल वाइड होगा ना, इनको पता है यहाँ पर ऑक्टेड्रल वाइड होता है, मतलब यहाँ भी ऑक्टेड्रल वाइड है, यहाँ भी ऑक्टेड्रल वाइड है, यहाँ भी ऑक्टेड्रल वाइड है और यहाँ भी ऑक्टेड्रल वाइड है। मतलब जहां एटम नहीं है वो सारे के सारे ऑक्टेड्रल वाइड्स हैं, जहां एटम नहीं है वहां वो सारे के सारे ऑक्टेड्रल वाइड है। जिस कॉर्नर पे ये छोटे वाले में जो कॉर्नर बने हुए हैं ना वो सारे के सारे ऑक्टेड्रल वाइड्स। अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं ना, इन तीनों को आपस में ज्वाइन करता हूं, जैसे ये तीनों दिख रहे हैं ना, ये पीछे वाला एटम था, ये 6 वाला एटम, ये 1 वाला एटम है और ये 4 वाला एटम। ठीक है, ये 4 वाला एटम है, ऐसे दिख रहा है। तो ये तीनों आपस में ऐसे, ये दोनों आपस में टच करते हैं, ये दोनों आपस में टच करते हैं, ये दोनों आपस में टच करते हैं, जैसे उसमें अपन ने देखा। और ये तीनों ही इसको टच करेंगे, मतलब ये इसको टच करेगा क्योंकि फेस डायगोनल है ना, ये तो बड़े वाले क्यूब का फेस डायगोनल था ना, तो ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा और ये इसको भी टच करेगा। तो ये आपस में टच करते हैं, मतलब एक छोटे क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वाइड है इसके सेंटर में। ये जो टेट्राहेड्रल वाइड आएगा वो इसके सेंटर में होगा। हमें ये वाला डिस्टेंस पता है कितना होता है, यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पता है, दैट इज 3/2। तो मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। उसमें डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करना, बॉडी फेस डायगोनल होता है √2 है, तो √2a/2 कर दो, ये वाला √2a/2 है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो √2a/2 है। मुझे ये वाला डिस्टेंस भी पता है √2a/2 है, मुझे ये वाला डिस्टेंस भी पता है √2a/2 है। तो अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, छोटे वाले के यूनिट सेल के सेंटर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूं तो अपन कहेंगे ठीक है कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। मुझे इसके सेंटर तक के डिस्टेंस चाहिए ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कुछ ऐसे लगा लो और बता दो। नहीं तो उससे भी अच्छा है कि आपको पता है कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, कि ये वाला डिस्टेंस आपको पता होता है बॉडी डायगोनल। तो इस कॉर्नर से लेके इस तक का डिस्टेंस कितना होगा, ऑक्टेड्रल वाइड का डिस्टेंस, इसका ट्वाइस, और उसके एग्जैक्टली बीच में टेट्राहेड्रल वाइड होता है, क्योंकि वो इस क्यूब का जो छोटे क्यूब का सेंटर होगा वो एग्जैक्टली बड़े, इन दोनों ये जो क्यूब बना है ना उसका सेंटर होगा ना, जो छोटा क्यूब आपने बना रखा है उसी के सेंटर में टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो अगर मुझे कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड तक का डिस्टेंस चाहिए तो इसका जो डायगोनल है वो √3a/2 है। इसका जो डायगोनल होगा वो √3a/2 होगा। अगर इससे आपने कैलकुलेट किया ये, इसको डिवाइड करके ये निकाला, इक्वली डिवाइड करके, तो इसका डायगोनल मुझे पता है। तो सेंटर से लेके टेट्राहेड्रल वाइड तक का मतलब इसका जो सेंटर होता है वो टेट्राहेड्रल वाइड का सेंटर होता है। टेट्राहेड्रल वाइड इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ स्मॉल क्यूब जो आपने बनाया। तो ठीक है, कॉर्नर वाले एटम से टेट्राहेड्रल वाइड का डिस्टेंस कितना होगा, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू center of tetrahedral wide of tetrahedral wide is equal to √3a/4।
अब मुझसे कोई कुछ भी पूछ सकता है, आपकी मर्जी। अपन क्या बोल सकते हैं बड़े क्यूब में, अगर आपने मुझे इसका एज लेंथ दे रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड? √3/4, √3/2, कॉर्नर एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, √3/2. What is the distance between the corner and the tetrahedral void? √3/4. What is the distance between the two nearest tetrahedral void? तो अपन कहेंगे इसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड इसका एग्जैक्ट सेंटर है, तो इसका मतलब है कि जब भी मैं यहां से अगर ये a/2 है, तो यहां तक का डिस्टेंस a/4 होगा, और a/4 होगा तो मतलब किसी भी फेस से जो टेट्राहेड्रल वॉइड रखा होगा, किसी भी फेस से वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां एग्जिस्ट करता होगा? a/4 पे। तो मैं बता सकता हूं कि भाई अगर मुझे ये बताना है कि ये a/4 है और इसी प्लेन में ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी इक्वल टू, इधर से a/4 आ जाओ, इधर से a/4 आ जाओ, तो जिस उसी प्लेन में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, a/2 बता दो। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टेट्राहेड्रल वॉइड will be equal to a/2. Distance between any two octahedral voids, ये तो इन दोनों को बता दूंगा या इन दोनों को बता दूंगा, तो बता दूंगा भाई any two octahedral voids, तो any two octahedral void will be equal to a/√2. मतलब मुझे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अलावा कुछ नहीं लगाना है, और वही अपन यूज कर रहे हैं। Distance between the octahedral void, two octahedral void भी देख लिया, tetrahedral void भी देख लिया, tetrahedral and octahedral void, ठीक है, √3/4। भाई ये इसका सेंटर तो टेट्राहेड्रल वॉइड था ना, तो इससे लेके ऑक्टाहेड्रल वॉइड इधर बड़े वाले क्यूब में यही तो होता है, तो इसमें इस छोटे वाले क्यूब के सेंटर को अपन टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो वहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √3/4. So distance, the nearest distance between the two tetrahedral and the octahedral void, √3/4. Distance between any two octahedral void बता देंगे a/√2, या फेस डायगोनल का आधा बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा, वो बता दो। सर बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन में ना एक ही क्वेश्चन में डाउट होता है कि आपने को अगर पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आता है, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट, तो फिर वैसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो आपको उसमें बहुत भाई नेक्स्ट नियरेस्ट कौन से टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? ये तो इमेजिनेशन से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहिए ना। सर एक बार आप मतलब नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट ऐसा बोल सकते हैं क्या होगा? एक किसी को एग्जांपल, ये दोनों तो नियरेस्ट हो गए। हाँ अब आप ये देख लो कि ये जो होगा फेस डायगोनल वाला, तो ये भी फेस डायगोनल हो गया, क्योंकि इधर वाले तो आपने कैलकुलेट कर लिए ना, दो एटम कॉर्नर के पास वाले तो आपने कैलकुलेट कर लिए, तो अब ये भी नहीं कैलकुलेट करोगे, ये भी कैलकुलेट नहीं करोगे, ये भी कैलकुलेट नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे, क्योंकि दो कॉर्नर के पास वाले तो आपने कैलकुलेट कर लिए, वो नियरेस्ट हो गए। हाँ अब नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए मैं क्या करूं? फेस डायगोनल ले लेता हूं, नियरेस्ट ऑफ नीचे वाला ले, हाँ 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 Right? हाँ समझा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास? फिर मैं टेट्राहेड्रल मतलब डायगोनल वाले की बात कर लूंगा। तो उस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होगा, तो वो थोड़ा सा इमेजिनेशन खुद ही करना होता है। जैसे मैं भी तो बता रहा हूँ, तो मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो तुमको सब समझ में आ रहा है, कई बार ऐसे भी होता है कि मुझे ही समझ में आ रहा है। अब उसमें तो ये है कि भाई थोड़ा सा मैथ्स अपन देखें, मैथ्स देख लेते हैं कि भाई कैसे आप बता रहे हैं, कहां से कौन सा डिस्टेंस बता रहे हैं, तो वो अपन देख लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, इसलिए तो मैंने छोटा क्यूब बनाया, वरना बड़े क्यूब में बताते कि अच्छा इन दोनों में डिस्टेंस देख लो, ये बनाया, पहले पोजीशन दिखाए, फिर पोजीशन के बाद एटम के पोजीशन ले लिए अपन ने, फिर उसमें से भी छोटा क्यूब निकाला, उस छोटे क्यूब में देखा तो उसमें भी समझ में आएगा, अच्छा बड़े क्यूब में सेंटर में आपने बताया एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो धीरे 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 धीरे
उनको समझ में आ जाता है कि डिस्टेंस कैसे बताना है। अब एक क्यूब में कितना डिस्टेंस बना सकते हैं, अब वर्ड्स में लिख सकते हो कि भाई अपन को पता है क्यूब तो मोस्ट सिमेट्रिक है, इसमें तो बड़े इजीली समझ में आ जाना चाहिए। तो ये अपने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स थे इन द एफसीसी यूनिट्स। ऐसे एचसीपी में होंगे, तो एचसीपी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड इसका टर्म है, उसमें भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड अपन बता सकते हैं। एचसीपी में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड आप अपने आप एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो बताऊंगा फिर उसमें भी भाई कहाँ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट है। उसमें आपको 6 ऑक्टाहेड्रल और 12 टेट्राहेड्रल वर्ड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं रेडियस रेशियो की, है ना, रेडियस रेशियो और डेंसिटी वाली बात कर लेते हैं। पहले मैं एक छोटा सा पार्ट, क्योंकि डेंसिटी में ज्यादा कुछ होता नहीं है तो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी अपन को पता है मास अपन वॉल्यूम करना है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का मतलब हो गया ऑफ यूनिट सेल, तो होगा मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर अपन क्यूब की बात करेंगे, फॉर अ क्यूब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ एटम्स, क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर एटम है तो एटॉमिक वेट ले लेते हैं ग्राम्स में, तो ये तो 1 मोल का मास होगा, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो एक एटम का मास हो जाएगा। अब उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए, तो अपन कहेंगे जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर ऑफ एटम हो गया उस यूनिट सेल में, तो मास ऑफ एटम आ गया ग्राम्स में। ये 1 मोल का मास था, डिवाइड बाय Na कर दिया तो एक एटम का मास आ गया, मल्टीप्लाई बाय जेड इफेक्टिव किया तो टोटल मास हो गया ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करना है, अगर क्यूब है तो ए क्यूब कर दो, हो गया डेंसिटी। और अगर हेक्सागोनल होता तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन अपन को पता है, एरिया ऑफ अ बेस इनटू हाइट, लास्ट टाइम कैलकुलेट भी किया था अपन। तो इस टाइप से अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं डेंसिटी को। अब कभी कभी ऐसा होगा कि हमें डेंसिटी गिवन है और हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे एफसीसी यूनिट सेल है। कभी कभी हमें क्या होगा कि बताओ ये परफेक्टली हमें डेंसिटी गिवन है इसका, हमसे कहा गया इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो अपन क्या करेंगे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, एज लेंथ हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, भाई यही दोनों तो बचे हुए हैं, तो ये तो एफसीसी में अपन क्या करेंगे, अगर एज लेंथ गिवन है तो मैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लूंगा, अगर 4 आया तो कहेंगे कोई डिफेक्ट नहीं है, अगर 4 से कम आया या ज्यादा आया तो फिर अपन कहेंगे उसमें डिफेक्ट प्रेजेंट, क्योंकि डेंसिटी कम आ रही है इसका मतलब है कि कोई एटम मिसिंग है, और डेंसिटी ज्यादा आ रही है इसका मतलब उसमें इंप्योरिटीज भी इन्वॉल्व है। तो उसमें इंप्योरिटीज भी इन्वॉल्व है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले का काफी इंपॉर्टेंस होता है। मतलब ऐसे नहीं कि अपन ने सोचा भाई चलो डेंसिटी तो उसमें क्या है, मास अपन वॉल्यूम कर दो बस हो गया, तो वो डिफेक्ट्स के लिए भी पूछा जाता है। अपन से कभी कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कोई यूनिट सेल है, अपन से कहेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी बताओ। अगर अपन को यूनिट सेल पता है कौन सा है तो अपन जेड इफेक्टिव से बता दें, मल्टीप्लाई बाय 100। वो कैसे, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये तो हो जाएगा थियोरेटिकल, मतलब डिपेंडिंग ऑन, अगर एफसीसी है तो इसका वैल्यू 4 होगा,
इसका वैल्यू 4 से कम या 4 से ज्यादा आएगा। ऐसे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्यूपेंसी की बात कर रहे हैं अपन। अगर 4 आया तो 100% ऑक्यूपेंसी है, कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर 4 से कम आया तो अपन बता देंगे कि भाई इसका मतलब है 4 से कम आ रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ एटम मिसिंग है, उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी कम हो, तो इसको अपन ऑब्जर्व कर देंगे। अपन इसको डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसको क्या लिखेंगे अपन कि भाई ऑब्जर्व डेंसिटी कितनी है, और एक डेंसिटी अपन को गिवन होगा थ्योरेटिकल। ये दोनों में से कोई है, क्योंकि जनरली ऑब्जर्व्ड ही कैलकुलेट करते हैं। तो अपन बता देंगे व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो जेड इफेक्टिव का भी काफी रोल होता है और डेंसिटी का भी काफी रोल होता है ऑक्यूपेंसी या इंप्योरिटीज इस टाइप से बताने। क्योंकि अगर डेंसिटी कम हो गया तो अपन को थोड़ा बहुत पता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। अगर डेंसिटी कम हो गया तो शॉर्टकी डिफेक्ट है, डेंसिटी सेम है तो अपन कहते हैं फिर उसमें फ्रेंकल डिफेक्ट हो सकता है। और डेंसिटी में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मतलब पहले थ्योरेटिकल डेंसिटी मेरे पास 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, बाद में वो 20 हो गया। इतना ज्यादा थोड़ी चेंज आता है डेंसिटी में। लेकिन अगर इतना ज्यादा चेंज आया तो फिर वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी में बहुत वेरिएशन होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रेंकल डिफेक्ट में इतना वेरिएशन नहीं होता, वो बहुत कम होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में तो हो गई नहीं डेंसिटी में चेंज, लेकिन शॉर्टकी में चेंज होता है, वो कम हो जाएगी डेंसिटी। लेकिन अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे बता सकते हैं। तो डेंसिटी से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन काफी पूछ सकते हैं। ऑब्जर्व डेंसिटी जो होगी अगर बहुत ज्यादा आया तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाएगा, वरना ऑब्जर्व कम ही होता है हमेशा। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी पूछा है तो डिफेक्ट्स होगा तभी वो चेंज हो ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अभी तो अपन सिर्फ बात कर रहे हैं कि मैंने तो एफसीसी यूनिट सेल बनाया था, लेकिन उसकी ऑक्यूपेंसी 100% है या नहीं है, मतलब वो आइडियल है या नहीं है। अगर ये कम आया इसका मतलब आइडियल नहीं है, और इक्वल आया तो आइडियल है। वैसे अपन बता डिफेक्ट्स की बात करेंगे बाद में। अब अपन रेडियस रेशियो। सर इसमें जो थ्योरेटिकल जेड इफेक्टिव है वो मतलब जो हम लोग पढ़ते वही है ना, मतलब अगर बिल्कुल। एफसीसी यूनिट सेल है। जैसे थ्योरेटिकल होगा तो एफसीसी में ये 4 होगा, एचसीपी में 1 हाँ होगा, पीसीसी में 2 होगा। तो थ्योरेटिकल वो होता है जो आइडियल होता है। हाँ, और मतलब जेड इफेक्टिव ऑब्जर्व हम लोग को मतलब दे देंगे कैलकुलेट करने के लिए। हम कैलकुलेट करेंगे, वो हाँ सर। कहेंगे ऑब्जर्व डेंसिटी इज दिस। सर सभी डिफेक्ट्स में जनरली डेंसिटी ही ये होता है ना, चेंज होता है ना? फ्रैंकल में नहीं होता। तो अपन ऐसे बता सकते हैं फ्रैंकल में डेंसिटी में चेंज नहीं होता ना, क्योंकि उसमें तो डिसलोकेट होता है ना, तो एटम उतने एटम तो है ना अंदर। अब रेडियस रेशियो में क्या होता है, बाय डेफिनेशन अपन कहते हैं रेडियस रेशियो इज रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, ये रेडियस रेशियो होता है। तो बाय डेफिनेशन अपन तो यही लिखते हैं कि भाई रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, ये अपने लिए डेफिनेशन है। और फॉर voids we used to write that, अगर voids की बात कर रहे हैं
तो रेडियस रेशियो अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई, वॉइड्स में तो छोटे एटम रखेंगे, तो साइज ऑफ स्मॉल एटम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लार्ज एटम, दैट इज साइज ऑफ स्मॉल एटम डिवाइड बाय साइज ऑफ लार्ज एटम। लार्ज एटम, ये रेडियस रेशियो जो अपन कैलकुलेट करते हैं। अब रेडियस रेशियो जनरली अपन को ये तो कहीं नहीं पूछने वाला कि बताओ भाई रेडियस रेशियो क्या हो, मतलब कैलकुलेट करके दिखाओ सभी का, और ना ही जरूरत पड़ती है, बस हमें इसका यूज कैसे करना है रेडियस रेशियो को, और व्हाट आर द साइजेस, वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। तो अपन कैलकुलेट करते हैं, जैसे भाई रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो अपन लिख भी सकते हैं भाई, रेडियस रेशियो लिख लेते हैं ऐसे, और रेडियस रेशियो, तो अपन कहेंगे भाई रेडियस रेशियो में अगर रेशियो सपोज दैट इज रेडियस रेशियो मतलब आर पॉजिटिव अपन आर, ये छोटा आर अपन बड़ा आर है, ये बता। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख सकते हैं और शेप लिख सकते हैं, ये इस टाइप से अपन बता। अगर रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 है, मतलब लेस देन, ये इन दोनों में है लेस देन 1.55, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है और ये लीनियर होता है। मतलब अगर उससे छोटा एटम है तो हम सिर्फ दो एटम के, बड़े एटम के बीच में ही उसको रख सकते हैं। इसका रेडियस रेशियो, इसका रेडियस आर है, और ये छोटे वाले एटम का रेडियस स्मॉल आर है। अगर इससे छोटा एटम है तो अपन यही रख सकते हैं इसको बस। अगर 0.155 आर साइज ऑफ स्मॉल एटम लिख रहे हैं अपन, टू लेस देन, या आप कैपिटल आर इसकी वैल्यू लिख रहे हैं तो अपन इसको कैपिटल आर भी लिखते हैं, टू लेस देन 0.225, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, इसको अपन ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। और ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब हो गया कि जो ये वाला साइज है, अगर 3 बड़े एटम ले लें तो इनके बीच में जो ये वॉइड बना, इसमें छोटे साइज का मैक्सिमम कितने साइज का एटम अपन रख सकते हैं। तो जब अपन इसका साइज कैलकुलेट करेंगे ना छोटे वाले एटम का, तो ये सभी एटम, चारों एटम का मतलब बड़े वाले एटम और छोटे वाले एटम सभी का सेंटर का प्लेन एक ही, सेंटर जो है वो एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। तो अगर एक ही प्लेन में लाई करेगा तो अपन कहेंगे भाई ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, उसका बाइसेक्टर ले लो। तो फिर ये वाला डिस्टेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस तो अपन को पता है कितना है, 2r। बॉन्ड एंगल भी पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ या कैसे करो, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये छोटे वाले एटम का साइज जो आएगा वो इतना आएगा, 0.155 आएगा। अगर इसका रेडियस रेशियो, ये स्मॉल एटम का साइज जो आता है वो एग्जैक्ट साइज 155 आर आएगा, ये आएगा कैलकुलेट करने। तो अगर अपन उस छोटे एटम का साइज इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसका साइज भी बढ़ाना है और इनको डिस्प्लेस भी नहीं करना है, तो फिर कहेंगे अपन ये छोटा वाला एटम बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ये बाहर की तरफ आना शुरू होगा तो फिर इन तीनों पे वो रेस्ट कर रहा होगा, क्योंकि इससे छोटा हुआ तो दूसरी तरफ गिर जाएगा, अगर इससे छोटा हुआ तो दूसरी तरफ गिर जाएगा।
सो ये तो आइडियल साइज था, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये छोटा वाला एटम बाहर की तरफ आएगा और तीनों पर रेस्ट कर रहा होगा फिर, तो आप यहां तक बढ़ा सकते हो लेस देन 0.225, क्योंकि लेस देन 0.225 अगर आप लिखोगे, 0.225 अगर इक्वल टू लिखोगे आप, तो फिर वो जो एटम होगा, छोटा एटम जो इस पे आके बाहर की तरफ आ रहा था और इन पे रेस्ट कर रहा था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं चाहता हूं कि जितना बाहर निकालो तो इसको एक टेट्राहेड्रल बनाएंगे पर ऐसे, ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स है। अभी ये जब छोटा एटम बाहर की तरफ आएगा तो इसके ऊपर जो बड़ा एटम रखा हुआ है, वो छोटा एटम जब बाहर की तरफ आता जाएगा तो ये बड़े वाले एटम को तब टच करेगा जब उसका साइज ये होगा, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 उसमें तब तक रहेगा जब तक वो सिर्फ इन तीनों को टच करेगा, राइट, जब तक वो सिर्फ इन तीनों को टच करेगा। और बाहर की तरफ आएगा तो बनने का भाई आइडियल साइजिंग है, वो तो साइज बढ़ा रहे हैं हम यहां से लेके यहां तक, इससे पहले तक, मतलब जैसे ही इसका साइज 0.225 आर होगा वो इस वाले को भी टच करेगा, मतलब अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। तो अपन कहेंगे दिस टू लेस देन 0.414 आर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और इसको अपन टेट्राहेड्रल करेंगे। अगर इतना लिखूंगा तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, अगर इतना होगा तो ये चारों एटम को अपन डिफरेंट तरीके से अरेंज करेंगे। अगर डिफरेंट टाइप से अरेंज करेंगे तो अपन कहेंगे अब ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड है, और इससे पहले तक, क्योंकि जैसे ये होगा अब आपको टेट्राहेड्रल बनाना होगा उसमें, तो इसमें अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इसको हटा दिया टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अब थोड़ा सा अपन ऐसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं इनको, तो ये आपस में टच नहीं करेंगे, तो इससे पहले वाले तक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अपन रख सकते हैं। अब जैसे ही टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से ये 0.414 होगा, तो अब ये इस टाइप के अरेंजमेंट में आ गया, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर से किया कि भाई जब तक 3 था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इससे पहले तो वो 3 था जबकि एटम को अपन बाहर ला रहे थे, उसमें भी अपन ने वही किया। अब अगर मान लो इस इतना हुआ तो फिर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो 0.414 है, तो इतना एग्जैक्टली जो होगा वो इसमें प्लेस्ड होगा, और इसमें तो एक एटम ऊपर से भी हो सकता है और एक एटम बॉटम से भी हो सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन उसमें 6 बता देंगे, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इससे लेके लेस देन 0.732 तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये हो जाएगा, और ये जो बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर इतना है तो अपन कहेंगे अगर आप इतना रखोगे 0.732, तो फिर ये अगर अपन चेक करें तो इतना साइज, तो अगर मैं एक सिंपल क्यूब बनाता हूं, अगर मैं एक सिंपल क्यूब बनाता हूं तो उसमें ये कॉर्नर वाले एटम है जो आपस में टच करते हैं, इसके सेंटर में कुछ भी एटम नहीं है, अगर मैं इसके सेंटर में एटम रखूं तो इसका साइज कितना आएगा, तो अपन कहेंगे ये 0.732 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ये बड़े वाले एटम, क्योंकि इसमें छोटा वाला एटम आएगा। वो कैसे पता अपन को, तो आप कहेंगे बॉडी डायगोनल कैलकुलेट कर लो, इसमें ये बड़े वाले एटम तो कैपिटल आर ले लो, छोटे वाले एटम को छोटा आर ले लो, तो अपन कहेंगे 2 स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 2r होता है। बॉडी डायगोनल लिया ना, a इक्वल टू 2r होगा, तो छोटे वाला एटम का साइज कितना आ जाएगा अपने पास 0.732, 0.732। मतलब जो ये वाला एटम जो अपन ने बॉडी सेंटर में रखा हुआ है
और ये कॉर्नर वाले एटम सभी आपस में टच करते हैं, मतलब इस सभी के बीच में डिस्टेंस 2r है, तो जो सेंटर में एटम आएगा, जो ये वाला एटम जो इन सबको टच करेगा, 8 एटम को टच करेगा, उसका साइज कितना आएगा 0.732। मतलब अब अगर इतना करोगे तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताना पड़ेगा, 8 बताना पड़ेगा, लेस देन 1। क्योंकि अगर जैसे ये 1 होगा हम उसे बीसीसी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा, लेकिन फिर वो वॉइड की बात नहीं करेंगे ना अपन, क्योंकि फिर तो आर दोनों बराबर हो गए ना, दोनों बराबर होंगे तो फिर बीसीसी हो जाएगा वो आफ्टर। तो अपन कहेंगे अच्छा मेरे पास एक रेडियस रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, मुझे साइज ऑफ कैटायन और एनायन गिवन थे, और मेरे पास वैल्यू आ रहा था 0.65। तो बताओ किस टाइप के वर्ड में रखें, इससे बड़ा है Octahedral. ऑक्टाहेड्रल बोलो। कुछ नहीं सर, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में रखेंगे। हाँ तो वो अपन बता देंगे वैसे। तो रेडियस रेशियो में अपन से कोई नहीं बोलता कि कैसे कैलकुलेट किए ये वैल्यूज, आपने अपन सबको ये वैल्यूज याद होते हैं, हमें उस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस बता देंगे रेडियस रेशियो। तो अपन को रेडियस ऑफ कैटायन गिवन होता है, एनायन गिवन होता है, और पूछा जाता है कि बताओ इसको किस टाइप के वॉइड में रखें, या अपन को गिवन होगा रेडियस रेशियो में, भाई कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो अपन कैलकुलेशन भी कर लेंगे, कभी कभी एज लेंथ वगैरह से भी कोरिलेट कर लेते हैं। बस हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किसमें एज लेंथ में कौन सा आइटम कहाँ रखते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स में, जैसे रॉक सॉल्ट टाइप होता है, जिंक ब्लेंड टाइप होता है, उस टाइप के कौन से सॉल्ट है। तो अगर कभी कभी हमें गिवन होता है कि इट हैज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, तो अपन को पता होना चाहिए कि रॉक सॉल्ट टाइप में Na कहाँ होता है, Cl कहाँ होता है। बट रेडियस रेशियो में अपन को यही पता होना चाहिए, इसको अपन कहते हैं क्यूबिकल वॉइड। ये हो जाएगा आपके पास, ये रेडियस रेशियो है, और इसी वैल्यू को अपन को समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा साइज होगा तो किस टाइप के वॉइड में रखना है, ये अपन को गिवन होता है, दैट इज रेडियस रेशियो, है ना। क्योंकि आपको मतलब इतना आइडिया तो है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको आंसर देना होता है, दैट इज अबाउट द वर्ड्स। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फिर अपन नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और डिफेक्ट्स पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, डिफेक्ट्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दोस